बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 1 के। सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है और शॉर्ट क्वेश्चंस में जस्ट मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो थोड़ी बहुत बताऊंगी। आपको बुक से स्टेटमेंट मिल जाएगी, उसका आंसर मैं कंप्लीट लिखूंगी। तो स्टूडेंट्स अब ये साथ जुड़े रहें और इनकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर दैट मे सर्व एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स कुदरती तौर पर होने वाले ऐसे फिनोमिना जो बार बार हो रहे हैं और जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपने उनकी एग्जांपल्स भी देनी हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम रेपिटेटिव फिनोमिना क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और फिर टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है, स्टूडेंट्स याद रखें, रेपिटेटिव फिनोमिना जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसे फिनोमिना, ऐसे अमल जो कुदरत में बार बार हो रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हो रहे हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं रेपिटेटिव फिनोमिना। जैसा कि दिन और रात का होना, ये जो है रेपिटेटिव फिनोमिना हो रहा है, सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद हो रहा है। या दिन का चेंज होना, एक दिन आपको पता है 24 घंटे का है तो 24 घंटे के बाद नया दिन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हैं फिनोमिना क्या कहलाते हैं, रेपिटेटिव फिनोमिना। द फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेपिटेटिव फिनोमिना विच सर्व एज टाइम स्टैंडर्ड। अब यही रेपिटेटिव फिनोमिना जो हैं ये टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल होते रहे हैं एंशियंटली। आपको पता है कि लोग नमाज वगैरह जब पढ़ते थे तो उस वक्त उनके पास घड़ियाँ वगैरह तो नहीं होती थी, तो वो सूरज के तलू और ग़रूब होने से जो है वो अंदाज़ा लगाते थे, फिर चाँद की तारीख़ों से अंदाज़ा लगाते थे कि कौन सा महीना चल रहा है। तो ये इस तरह से टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ होता था। तो फर्स्ट एग्जांपल है रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना, फिर ज़मीन का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, ये रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस का मतलब है कि दिन और रात का होना, ये रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस की वजह से है। सनराइज़ एंड सनसेट, सूरज का तलू और ग़रूब होना। और फिर आखिर में ये फोर्थ एग्जांपल इसकी है, चेंज ऑफ वेदर, मौसमों का तब्दील होना भी जो है ये रेपिटेटिव फिनोमिना में से उनकी एक एग्जांपल है, जिसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, यानी इतने टाइम के बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, इतने ड्यूरेशन के बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, ये बार बार रिपीट हो रहा है कुदरती तौर पर। तो ये रेपिटेटिव फिनोमिना भी है और ये टाइम स्टैंडर्ड भी है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का वो क्या है कि गिव ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। कि हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी क्या खामियां हैं। अब हमने उसकी खामियां बतानी हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है इसका फार्मूला है T=2π√L/G। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप देखें तो टाइम पीरियड जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फार्मूला में आप देखें तो टाइम पीरियड एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पर, और दूसरा जो फैक्टर है वो वैल्यू ऑफ जी है। तो टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब याद रखें कि अब हमने देखना है कि अगर तो जो लेंथ और वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस टाइम कैन नॉट सर्व एज टाइम स्टैंडर्ड। इसकी रीजंस क्या हैं? फर्स्ट है टाइम पीरियड वेरीज विद जी, और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? जी पर।
और जी की वैल्यू जो है वो अल्टीट्यूड के साथ साथ चेंज होती रहती है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पर बुलंदी पर जाते जाते हैं जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो इसी वजह से ये वैल्यू ऑफ जी जो है हर जगह पर सेम नहीं रहती। तो इस वजह से वैल्यू ऑफ जी चेंज होने की वजह से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और दूसरा, इस वजह से हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली खामी ये है। दूसरी खामी क्या है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो हो सकता है कि वेदर आपका जो मौसम है उसके चेंज होने की वजह से, समर में विंटर में हम लोगों के ये वेदर चेंज होने की वजह से हो सकता है लेंथ जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए। तो इस वजह से भी हम इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये दो खामियां हैं जिनकी वजह से हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। इसका क्या मतलब है कि हमें तो पता है कि हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर लेना है तो उसमें हम जो है वो 2 यूनिट्स यूज़ करते हैं, किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, मोल भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, बेस यूनिट्स पढ़े हुए हैं। तो उसमें एक बेस यूनिट तो होता है ना मैस, जिसमें आप मैस का यूनिट यूज़ करते हैं किलोग्राम, और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप यूज़ करते हैं मोल के तौर पे। दोनों ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं बल्क साइज़ में, यानी बड़े स्केल पर जब हम लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसीडर करते हैं तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, किलोग्राम। तो कौन सा स्टूडेंट्स यूनिट यूज़ करते हैं, किलोग्राम। और जब हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मोल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में ये फ़र्क है। जब भी हम लोग लार्ज क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं मैटर की तो हम किलोग्राम यूज़ करेंगे, और जब भी हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम मोल यूज़ करेंगे। और आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और ये दरअसल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर ही होता है जिसकी कीमत होती है Na is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। तो स्टूडेंट्स ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हेन वी आर कंसर्न विद क्वांटिटी ऑफ मैटर वी यूज़ किलोग्राम एज अ यूनिट, और व्हेन वी आर कंसर्न विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी यूज़ मोल एज यूनिट, और फिर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 स्टूडेंट्स measured a length of needle with a scale on which the minimum deviation is recorded as 1 millimeter. So the students recorded 3 readings: 0.2145 meter, 0.21 meter and 0.214 meter. तो स्टूडेंट्स बताएं विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई। कौन सा इनमें से आंसर ठीक है, और अगर ठीक जो भी है तो उसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ का या फिर उसके बाद प्रिसीजन एक्यूरेसी का, तो उसमें बार बार मैं ये बात करती थी कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आएगी। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मिली जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपने प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक में पढ़ा होगा। 1 मिली इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, तो ये मिली है। अब आपने इसको जब मिली की जगह पे 10 रेज़ टू पावर -3 लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 तो मीटर, और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 0.001 मीटर आएगा।
अब स्टूडेंट्स इस पे आप गौर करें तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यानी इशारिया के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है लीस्ट काउंट। अब जो हम आंसर जो 3 स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड किया है, तो जिस स्टूडेंट ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रिकॉर्ड किया है वही ठीक होगा, बाकी सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख लें तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट रिकॉर्ड इज़ 0.214 मीटर। 0.214 क्यों करेक्ट है, बिकॉज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज़ 0.001 मीटर, यानी इशारिया के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स। सो लेंथ कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इस वजह से हम जो लेंथ को मेजर कर सकते हैं वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही प्रिसाइजली इसको मेजर कर सकते हैं। इस वजह से इसमें देखें डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 4, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 डेसिमल प्लेसेस वाला जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक होगा, वही रिकॉर्ड ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये आपको लीस्ट काउंट और इसका पता चल गया होगा। तो लीस्ट काउंट में डेसिमल प्लेसेस जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपके आंसर में डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने बड़ी ब्रीफ डिस्कशन इस पर की हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये एक पुरानी कहावत है कि कोई भी जंजीर जो है वो उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग होती है जब तक उसका जो कमज़ोर से कमज़ोर सिरा है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जब वो टूट जाएगा तो इसका मतलब है चेन भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट यू मेक रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन। तो अगर आप कंप्यूटेशन में ऐसे कोई स्टेटमेंट बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस का मतलब होता है मुशाबिहत रखना, उस जैसी एक स्टेटमेंट बना दें साइंस में। तो इसमें हम यूँ कह सकते हैं, अब पहले तो ये बता दूं आप लोगों को कि उस ओल्ड सेइंग का, पुरानी कहावत का क्या मतलब था। कि यानी जब आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि एक क्लास है, क्लास में अगर फ़र्ज़ करें 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं और उनमें जो टीचर पढ़ा रहा है, अब अगर कोई एक्सटर्नल आके उस क्लास का टेस्ट लेता है और कोई क्वेश्चन उसको उनसे पूछता है, अगर वो किसी निकम्मे स्टूडेंट, जो निकम्मे से निकम्मा तरीन क्लास का स्टूडेंट होता है, उससे क्वेश्चन पूछता है और वो अगर आंसर ठीक दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि क्लास जो है उसको समझ भी आ रही है और वो सारा कुछ ठीक समझ रही है क्लास, और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो रहा है, टीचर की जो है वो एक अच्छी रेप्यूट जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो हम जो वीकेस्ट और जो लेस एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं उनको हम लोग मयार बनाते हैं कि अगर वो ठीक हैं तो इसका मतलब है पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा भी क्या होगा, ठीक होगा। अब इसकी मिसाल दूसरी मैं आपको यूँ दे दूँ कि आपको कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फाइंड करें, और आप फाइंड करते हैं तो इसमें से एक स्टूडेंट 99.81 करता है, दूसरा 99.82 और तीसरा 99.85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि इनमें से जो सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू के से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है, वो कौन सी है, 99.81। तो इसका मतलब ये है कि ये लीस्ट एक्यूरेट डेटा है आपकी रीडिंग्स में। सबसे जो लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है वो 99.81 है, उसके बाद 82 और 85 जो हैं ये करीब तरीन हैं इसके। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ठीक है तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, ठीक है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब है डेटा गलत है। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो उस वक्त तक ये ठीक है जब तक इसका जो लीस्ट एक्यूरेट डेटा ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रह चुके हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।